द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज बात करेंगे मोदी जी के किसानों के लिए जो अटूट प्रेम है उसके बारे में। ट्रंप के लगातार धमकियों के बावजूद मोदी जी आज टेलीप्रॉम्प्टर पर विराजमान हुए और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर वो बोल रहे हैं। मोदी जी ने अपने इस नए अवतार में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की बहुत तारीफ करी और तारीफ के साथ साथ उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जो शायद उनको भी पहले कभी नहीं पता थी। मौका था प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के 100वें जन्मदिन का। स्वामीनाथन शताब्दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर गोदी मीडिया के कवरेज के लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल तैयार किया गया था। तकरीबन 500 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दुनिया भर से बुलाया गया था और दिल्ली में हो रहे इस प्रोग्राम में खुद प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरमैन है, उनको बुलाया गया था। और इसके साथ साथ देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी विराजमान थे। आज के हम शो में आपको बताएंगे कि मोदी जी ने अपने भाषण में किसानों के लिए अपना प्रेम जताते हुए क्या क्या बातें की, क्या क्या दावे किए और असल में उनकी सच्चाई क्या है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए, अपनी तारीफ करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान पिछले 11 सालों में किसानों के लिए किस किस तरह की स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना वगैरह वगैरह तमाम स्कीमों के बारे में उन्होंने बताया और गुणगान किया। वो ये बताना नहीं भूले कि लगातार किसानों के लिए उनकी सरकार काम कर रही है, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे आए। वो लगातार इस बात पर अपने भाषण पर जोर दे रहे थे। और अपने भाषण के अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते मोदी जी बहुत ज्यादा पैशन में आ गए, बहुत ज्यादा जुनून के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। बोले कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके मुद्दों पर मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा और उनकी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो किसान ही रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो फैसले वो ले रहे हैं किसानों के लिए, उनको ये पता है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मोदी जी के उन दावों की और भाषण में जो उन्होंने प्रेम दिखाया है किसानों के प्रति, उसके बारे में दावों की सच्चाई क्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जब 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, उससे पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो छपा था इलेक्शन के दौरान 2014 में, तब से लेकर लगातार कई इलेक्शंस में बीजेपी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किसानों की बात करती चली आई है और ये कहा है कि जब भी उनकी सरकार बनेगी केंद्र में, वो फौरन एम.एस. स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको लागू कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे और जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है जिसकी डिमांड लगातार किसान करते रहे हैं उसको वो फौरन मान लेंगे। हालांकि मोदी जी की ये तीसरी सरकार है, मोदी सरकार हैट्रिक पर है, उसके बावजूद उन रिकमेंडेशंस को आज तक नहीं माना गया है, जिस पर तमाम जो फार्मर्स के जो संगठन हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने मोदी सरकार को बहुत ज्यादा घेरा है, बहुत आलोचनाएं हुई हैं, तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं। मोदी सरकार ने फार्मर्स का कुछ भला तो करना दूर, उल्टा आपको याद होगा कोरोना से पहले की बात है, मोदी जी 3 कानून लेके आते हैं जिनको काले कानूनों के नाम से जाना गया और किसानों की भलाई के नाम पर ये कानून लाए गए थे, लेकिन किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई थी। नतीजा ये हुआ कि किसानों को बहुत लंबा मूवमेंट चलाना पड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, देशव्यापी आंदोलन हुआ। किसानों का आरोप था कि मोदी जी जो काले कानून लाए हैं ये अपने जो उनके पूंजीवादी दोस्त हैं, अडानी, अंबानी और दूसरे और भी पूंजीवादी दोस्तों के जो नाम आते रहते हैं, उनके फायदे के लिए ये कानून लाए गए हैं। चूंकि बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इसीलिए आपको याद दिलाते चलें कि किसानों के उस आंदोलन में क्या क्या हुआ। किसानों का वो आंदोलन 1.25 साल से भी ज्यादा चला। आखिरकार किसानों के सामने मोदी सरकार ने घुटने टेके, लेकिन उस आंदोलन में 750 या उससे भी ज्यादा किसानों की शहादतें हुई। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों के प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किए गए, किसानों को देश की राजधानी नई दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए, बॉर्डर्स पर नुकीले कांटे तक बिछाए गए। मोदी जी का जो पपेट मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने किसानों को खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला और खुल के एक हेट प्रोपेगेंडा
देश के किसानों के खिलाफ चलाया गया, लेकिन मोदी जी के जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। सोचिए कितनी ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली में रहने के बावजूद आज जो देश का प्रधानमंत्री किसानों का बहुत ज्यादा हितैषी बन रहा है, उनके ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करने की बातें कर रहा है, वो लगातार इस किसानों के आंदोलन में खामोश रहा और एक लफ्ज किसानों के लिए नहीं बोला। यहां पर हम आपको याद दिलाते चलें कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, उन्होंने उस वक्त जो मोदी सरकार की पॉलिसी थी किसानों के लिए उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि किसान अन्नदाता हैं और उनके साथ सही से सरकार को पेश आना चाहिए। मोदी जी का ये इकलौता भाषण नहीं है जिसमें उन्होंने किसानों के लिए अपना प्रेम जताया है। इससे पहले भी हर साल जब भी वो किसी किसानों से जुड़े हुए किसी फंक्शन में जाते हैं, जो प्रायोजित फंक्शन होते हैं, उसमें वो हमेशा किसानों की आय दोगुनी की बात करते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि बीजेपी का लगातार ये वादा रहा है कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और 2022 निकले बहुत वक्त हो गया। उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि इस साल दुगनी हो जाएगी, अगले साल दुगनी हो जाएगी, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है, जो MSP की जो डिमांड है, वो भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ ना हुआ। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। मोदी जी ने अपने भाषण में फूड क्राइसिस की बात करी है, तो यहां पर याद दिलाते चलें कि किसान तो अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार फूड क्राइसिस को खत्म करने में अपना कोई योगदान दे रही है? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया का जो हंगर स्ट्राइक है वो बहुत ही सीरियस है। आपको यहां पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पिछले ही साल की रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया को जो ग्लोबल रैंक मिली थी वो 105 थी 127 कंट्रीज की रैंकिंग में। तो यहां पर भी मोदी सरकार की पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है फूड को लेकर और देश की भुखमरी को खत्म करने को लेकर। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि लगातार जो उनकी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई और किसानों से जुड़ी हुई, उससे किसानों का विश्वास जो है मोदी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आगे हम उन योजनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं, PM फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे PM सम्मान निधि की बात हो, या और दूसरी योजनाएं जिनके बारे में बहुत ज्यादा गुणगान किया जाता है, उनकी असलियत क्या है ये जनता को जानना बहुत जरूरी है। PM फसल बीमा योजना को हर बार बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है, मोदी जी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार P साईनाथ, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर और खेती से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, उन्होंने कई बार यह खुलासा किया कि जो PM फसल बीमा योजना है ये राफेल से भी बड़ा स्कैम है। उन्होंने खुलासा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कि महाराष्ट्र के ही एक जिले का उन्होंने उदाहरण देकर बोला था कि कैसे वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। रिलायंस की इंश्योरेंस कंपनी को इस योजना के तहत ठेका दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस का जितना पैसा किसानों तक पहुंचना चाहिए था उसकी 1/4 राशि भी किसानों तक नहीं पहुंची। रिलायंस ग्रुप किसका है बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की दूसरी स्कीम PM कृषि सिंचाई योजना, अब इसकी भी असलियत जान लीजिए। जब ये योजना शुरू हुई उसके बाद जब RTIs फाइल की गई, सूचना के अधिकार के तहत ये पता चला कि इसमें भी कई करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। और खाली एक जगह की बात नहीं है, कई प्रदेशों से ये खबरें आई और ज्यादातर वो प्रदेश हैं जहां पर भाजपा शासित सरकारें चल रही हैं, यानी डबल इंजन की सरकार यहां पर फेल होती हुई दिखाई दी। किसानों से जुड़ी हुई एक और स्कीम PM सम्मान निधि योजना, नारा है डिजिटल इंडिया का, बीजेपी सरकार लगातार ये नारा देती रहती है, लेकिन इसमें जो डिजिटल स्कैम हो रहा है वो भी खबरों के जरिए कई बार आ चुका है कि कैसे इसमें कई बार घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, और इस करप्शन पर मोदी सरकार लगाम लगाने में फेल साबित हुई है। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि जो कि पहले भी होता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद महाराष्ट्र के विदर्भ की हम बात कर लें या और भी कई ऐसे रीजन्स हैं पूरे देश में जहां पर किसानों की आत्महत्याएं की खबरें आए दिन आती रहती है। अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़ा अनगिनत है, और इसका जो मूल कारण है वो ज्यादातर ये वजह होती थी कि किसान जो लोन लेते थे उसको चुका नहीं पाते थे, कभी उनकी फसल खराब हो जाती थी या किसी और कारणवश, जिसकी वजह से ना जाने कितने भारतीय किसानों ने सुसाइड कर लिया। इस पर भी मोदी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना लाभकारी साबित नहीं हुई है जिससे इन सुसाइड के केसेस में कोई कमी देखी गई हो।
अब आप खुद सोचिए कि तमाम खबरों के साथ, आंकड़ों के साथ हमने पीएम साहब की ये जो योजनाएं हैं, इनके बारे में जो असलियत आपके सामने रखी है, क्या इससे किसानों की तरफ से मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा होगा या घटा होगा? पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी साहब अपने भाषण में कहते हैं कि जो पशुपालक किसान हैं, उनके मैटर में भी वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अब यहां पर भी उनकी क्या हालत है, कहां पर वो फेल हैं, जान लीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप सब ने इसका नाम सुना होगा। 35 साल तक यह आंदोलन चला और अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका जो मेन चेहरा थी वो थी मेधा पाटकर, जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, उनको जेल तक जाना पड़ा। बीजेपी के ही अभी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनकी लगातार मध्य प्रदेश में सरकार रही और आज वो इस फंक्शन में मौजूद थे। उस दौरान उनकी सरकार ने, यानी बीजेपी की सरकार ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कुछ नहीं किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो पशुपालक थे, जो डेयरी फार्मर्स थे, उनके जो पशु थे, मवेशी थे और उनके खुद के घर, वो सब डूबने वाले थे। और बाद में ऐसा ही हुआ, क्योंकि मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार और उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जिसको शिवराज सरकार के नाम से जाना जाता है, उसने जरा भी किसानों की नहीं सुनी और ये केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, उसके बावजूद डैम की हाइट बढ़ाई गई। दर्जनों से ज्यादा जो विलेजेस हैं किसानों के, वो सब डूब गए और किसानों को आज तक कोई जायज मुआवजा नहीं मिला। ये बहुत ही शर्म की बात है शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, जो इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हुए हैं और उस वक्त मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और खास तौर से नरेंद्र मोदी के लिए, जो भाषण में ये कहते हैं कि उन्हें क्लाइमेट की बहुत ज्यादा फिक्र है। आज भी उन्होंने भाषण में ये कहा है कि उन्हें क्लाइमेट की बहुत ज्यादा फिक्र है, उन्हें जो बायोडायवर्सिटी है उसकी बहुत ज्यादा चिंता है, उन्हें किसानों की बहुत ज्यादा चिंता है। क्लाइमेट से ही जुड़ा हुआ एक और ऐसा मुद्दा हम आपको बताने वाले हैं, जिस पर मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। झारखंड में जो गोदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी एक आंदोलन हुआ जो वहां के दलित और आदिवासी हैं, वहां पर 10 गांवों की हजारों एकड़ों की जमीन अडानी साहब ने, यानी मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने ले ली। उसकी वजह थी कि उन्हें वहां पर एक पावर प्लांट बनाना था और इस पावर प्लांट को पूरा सपोर्ट हासिल हुआ मोदी जी का। खुद 2015 में मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है कि यह पावर प्लांट बन जाने से यहां से बहुत ज्यादा बिजली सप्लाई होगी बांग्लादेश को, और झारखंड को फायदा होगा और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहां पर जो खबर है वो बहुत ज्यादा चिंतनीय है। जो ये 10 गांव हैं जहां से उन दलित आदिवासियों को हटाया गया, वो जबरन हटाया गया। उनको ना तो आज तक कोई कंपेंसेशन मिला है, और अगर कुछ को मिला भी है तो वो आधा अधूरा सा मिला है। इसमें सवाल सिर्फ मोदी सरकार से नहीं है, बल्कि इस वक्त की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, यानी हेमंत सोरेन की सरकार से भी है। क्योंकि अभी हाल ही में मार्च में एक मीटिंग हुई जिसमें गौतम अडानी मिलने गए हेमंत सोरेन से। इस मीटिंग के बाद भी कई अटकलें लगाई जाने लगी कि ये एक तरह का गिव एंड टेक का एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि अडानी को किसी भी कीमत पर वो जमीन चाहिए जहां पर वो पावर प्लांट बन रहा है। अब दोबारा से मोदी जी के भाषण पर आ जाते हैं। मोदी जी ने किसानों और डेयरी फार्मर्स के साथ साथ फिशरमैन के लिए भी जो अपना प्रेम है वो बहुत ज्यादा जाहिर किया। अब इसमें उनका क्या हाल है ये भी सुन लीजिए। केरला की फिशरमैन यूनियंस और इंडिया की कई फिशरमैन यूनियंस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें केरला से कई फिशरमैन आए थे और उन्होंने डिमांड की थी कि मोदी सरकार ने जो केरला के इर्द गिर्द जो सी माइनिंग शुरू की है, जो पूंजीपतियों को ठेके दिए गए हैं और वहां पर समंदर के अंदर जो माइनिंग हो रही है बालू को लेकर, सैंड माइनिंग जो हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्लाइमेट के लिए, वहां की बायोडायवर्सिटी के लिए और खुद इन मछली पालन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन के लिए। ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम कोस्टल जोन, जो देश का कोस्टल, अगर हम कोस्टल जोन की बात करें जहां की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां के क्लाइमेट को देखते हुए उसका असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज पर। लेकिन मोदी जी की प्रायोरिटी तो कुछ और है। हमेशा उनकी जो प्राथमिकता होती है वो उनके कारपोरेट और पूंजीवादी दोस्त ही रहते हैं। मोदी जी की हिपोक्रेसी तो जग जाहिर है।
इसकी वजह यह है कि अडानी, अंबानी और इसके अलावा ना जाने कितने जो पूंजीपति हैं जो पूरी तरीके से मोदी सरकार के ऊपर हावी हैं, वही मोदी सरकार को चला रहे हैं और देश बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। लेकिन आज दिल्ली में जो प्रोग्राम था प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब को याद करते हुए, जिसमें मोदी ने किसानों को याद किया और प्रोफेसर स्वामीनाथन की बहुत ज्यादा तारीफ करी, उसमें जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली जो बात हुई वो हम आपको बताने वाले हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब की जो दूसरी बेटी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो इस वक्त प्रोफेसर स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरमैन भी हैं, वो इस प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी और जो खेती को लेकर और किसानों से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज हैं उसकी तारीफ करी, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर मोदी जी को उनका एक फोटो गिफ्ट किया एक अवार्ड के तौर पर, और इसका नाम था आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया। यानी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका पूरा जीवन इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको बेहतर बनाने, किसानों के लिए अच्छी तरीके से सरकार को पॉलिसीज बनाने के ऊपर था, आज की डेट में अगर उन्हीं की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन मोदी को आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया कहती हैं, खास तौर पे तब जब मोदी ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा इंसल्ट मैं कहूंगा नहीं होगी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की जो आज हुआ। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोदी सरकार की जो अभी तक की पॉलिसीज रही हैं फार्मर्स को लेकर और खेती से जुड़े हुए और तमाम जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, और मोदी को आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया का अवार्ड देना कितना सही है। आज के शो में इतना ही, बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।